खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर देवप्रयाग से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र ग्राउंड में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने की उन्होंने बात कही है। जिलाधिकारी को आपदा प्रभावितों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर देवप्रयाग से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रभावित लोगों से बातचीत की है, मुलाकात की है और साथ ही आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। जिलाधिकारी को आपदा प्रभावितों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है देवप्रयाग से, उत्तराखंड के देवप्रयाग से सामने आ रही है। तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित गांव में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से, जो भी आपदा में प्रभावित हुए उन लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, मुलाकात की है और साथ ही आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देने के लिए भी उन्होंने ऐलान किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामगोपाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रामगोपाल, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास इस घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की है, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? रामगोपाल। देखिए सुरभि, बिल्कुल जैसे कि अब जो पहाड़ यानी कि बादल फटने की जो घटना लगभग जो है देवप्रयाग में 3 जगह पर जो मिली है, इसके बाद जिस तरीके से एसडीआरएफ और टीम यानी कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ राहत कार्य यानी कि बचाव में लगे हुए हैं, तो उसी का जायजा लेने सीएम तीरथ सिंह रावत जो है वहाँ पहुंचे हैं और प्रभावित इलाकों का जो जायजा वहाँ ने लिया है और लोगों से हर संभव मदद की जो एक बात जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है की गई है और साथ ही जो जिलाधिकारी है उसको प्रभावित इलाकों का जो अनुमान सहायता जल्द उपलब्ध कराने का जो निर्देश है वो दिया गया है। बिल्कुल रामगोपाल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ। तो आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आपदा पीड़ितों से उन्होंने हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। जिलाधिकारी को आपदा प्रभावितों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको देवप्रयाग से बता रहे हैं। हमने आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम आपको, जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, कुछ तस्वीरें दिखाई हमने आपको और इस दौरान लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। जो अधिकारी मौजूद थे उन अधिकारियों से जल्द आपदा प्रभावितों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हर्रावाला स्थित रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भेजी गई 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया और इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री रावत ने यह भी कहा कि ये ऑक्सीजन गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में भेजी जाएगी और प्रदेश में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन बेड अस्पतालों में बढ़ रहे हैं वैसे ही खपत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसका लाभ प्रदेश की जनता को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि ये ऑक्सीजन सप्लाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। तो हरी झंडी आप दिखाते हुए इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को देख सकते हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है उत्तराखंड में और इसी को देखते हुए राज्य सरकार की मदद की है केंद्र सरकार ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं रामगोपाल। रामगोपाल जी, प्रदेश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और ऐसे में अच्छी पहल देखने को मिली है और सहायता किया है केंद्र सरकार ने, राज्य का आभार भी व्यक्त किया गया है। क्या स्थिति है धरातल पर, क्योंकि जिस तरीके से अब दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और किसी भी अस्पताल से ऐसी खबर आप देखने को नहीं मिलेगी कि ऑक्सीजन के अभाव से लोगों की मौत हो गई, धरातल पर क्या स्थिति है रामगोपाल?
बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरीके से कोविड काल, जिस तरीके से प्रदेश में केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तराखंड में कई प्लांट ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो लगभग जो है पूरी है, लेकिन उसको देखते हुए भी जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की जो खबरें जो सामने आ रही थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश में जो है लेने की जो बात कही गई थी, कहीं ना कहीं वो भी तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से यानी कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और आभार जिस तरीके से उन्हें सब जो मंत्री हैं केंद्रीय उनका प्रकट किया है। तो साथ में ये देखा जा सकता है कि एक प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से कोरोना काल में जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी साथ में देखने को मिल रही थी, वो अब नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटलों में यानी कि जो मरीज ऑक्सीजन की कमी से जो डेथ हो रही थी, वो जो कमी है वो जो है यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो फिलहाल उत्तराखंड में उपलब्ध है, क्योंकि उत्तराखंड से जो है ऑक्सीजन की जो खपत है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो अन्य प्रदेश है उनके लिए भी जो है ऑक्सीजन उत्तराखंड से जारी है। जी सुरभि। बिल्कुल रामगोपाल जी, ऐसे में उनके द्वारा कहा गया है कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में ये ऑक्सीजन भेजी जाएगी, बाकी के जो जिले हैं उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कब तक होगी, क्योंकि 80 मीट्रिक ऑक्सीजन टन बहुत ज्यादा मात्रा है और ऐसे में पूरी उम्मीद है कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में इस ऑक्सीजन पहुंचने से लोगों को काफी हद तक फायदा मिलेगा। बाकी के जिलों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हुए हैं और जिनकी आपूर्ति हर जो एक सरकारी महकमे यानी कोविड अस्पताल जितने भी बनाए गए हैं वहां से उनकी जो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो की जा रही है। तो साथ में ये फैसला जिस तरीके से लिया गया कि जिस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और वहाँ ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है और लाने ले जाने में जो समस्या एक ऑक्सीजन को लेकर के देखने को मिल रही थी, तो ये ऑक्सीजन फिलहाल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जो है उन जिलों को दी जाएगी जिससे कि मरीजों को फायदा हो सके। हालांकि अन्य जो प्रदेश में जो अन्य जिले हैं वो उनमें जो है कुछ ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो फिलहाल जो है बरकरार हैं, ऑक्सीजन की जो खपत है वो लगातार जारी है। जी रामगोपाल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का 100% पालन हो रहा है और चाहे डिस्टेंस के मामले में हो, चाहे मास्क हो। मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूं जनता से, इसका जरूर ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें और लोगों को स्वस्थ रखें, मास्क अवश्य पहने और साथ में डिस्टेंस बना के भी हम लोगों को रहना चाहिए। वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में हम लोग 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को लगाना शुरू किया है और मैंने कहा कि उसका भार स्वयं हम लोग खर्चा उठा रहे हैं। नौजवानों में बड़ा उत्साह है, लेकिन साथ साथ में ये जरूरी है मास्क। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की डोईवाला की, जहां कोरोना महामारी के बीच ईद के त्योहार को देखते हुए बुधवार को डोईवाला तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा मुस्लिम समाज के मौलाना और मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक के दौरान डोईवाला उप जिलाधिकारी लक्ष्मी राज चौहान ने ईद को लेकर सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने ईदगाह और मस्जिदों में मात्र 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की अपील की और लोगों को घरों में ही रहकर ईद की नमाज और त्योहार मनाए जाने की भी अपील की है, जिसकी मुस्लिम समाज के लोगों ने समर्थक करते हुए प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का भरोसा जताया। इस दौरान डोईवाला मदरसा के मौलाना अब्दुल खद्दास ने सभी मुस्लिम से सरकार की गाइडलाइन का पालन और मास्क लगाए जाने के साथ साथ घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करने की भी अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, कोरोना महामारी के बीच इस बार की ईद और क्योंकि सभी सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम है प्रतिबंध है और ऐसे में जिस तरीके से हम देखते थे नमाज अदा करने के लिए काफी तादाद में मस्जिदों में लोग जमा होते थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा खास नहीं देखा गया। उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है प्रशासन ईद के मौके पर लोगों को नमाज एक साथ अदा करने को लेकर कहे, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 लोग से ज्यादा मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते। क्या स्थिति है और क्या तैयारियां हैं ईद को लेकर?
देखिए सुरभि, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं, तो उसको देखते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जितने भी जो मस्जिदों में जो मौलवी हैं उनके द्वारा एक बैठक भी की गई है और बैठक में साफ तौर पर हिदायत दी गई है थी कि 5 आदमी से अधिक जो है मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और साथ में जो भी नमाजी है वो अपने घर पर ही रहकर जो है नमाज अदा करेंगे। और साथ में जिस तरीके से कोरोना की जो चैन है उसको एक तोड़ने को लेकर के प्रशासन का सहयोग करे, तो सभी से प्रशासन द्वारा जो है अपील की गई है ताकि जो कोरोना महामारी है उससे जो है बचा जा सके। रामगोपाल जी, ऐसे में लोगों को थोड़ी उम्मीद भी थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच ही महाकुंभ भी हुआ, तो थोड़ा लोग उम्मीद जता रहे थे कि हो सकता है कि महामारी के दौरान जैसे महाकुंभ हुआ वैसे इस बार की ईद में भी मस्जिदों में लोगों को आने जाने के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या लोगों की राय है? देखिए सुरभि, जिस तरीके से पहले की जो लहर थी कोरोना की, उसमें भी ये जो लहर उसी समय आई थी कि कहीं ना कहीं पहले भी जो कोरोना काल में जिस तरीके से जो ईद मनाई गई थी वो भी एक जो है यानी कि दूरी और सोशल डिस्टेंस के साथ में जो है नमाजियों ने जो है नमाज अदा की थी। और साथ में इस बार भी ये कोरोना काल जैसी महामारी के बीच में जिस तरीके से प्रशासन ने एक बार फिर सतर्कता दिखाई है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है प्रदेश में जो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, मौतों के आंकड़े भी लगातार जो है सामने आ रहे हैं। तो एक तरीके से हालांकि मुस्लिम जो समाज है जिस तरीके से अपने यानी कि ईद का जो पावन पर्व है उसको लेकर बहुत ही उत्सुक था, ताकि एक ईद को लेकर के जिस तरीके से भाईचारा जो है एक बना पूरे देश में हमेशा से देखने को मिला है। जी 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 बिल्कुल, एक देखने वाली बात थी कि जिस तरह की कोरोना गाइडलाइन का प्रशासन भी जो है सख्ती से यानी कि प्रोटोकॉल का फॉलो करा रहा है, तो वो एक बेहद, हालांकि मुस्लिम जो समाज है वो जो है अपने घर पर ही रहकर यानी कि कोरोना जैसी महामारी में घर पर ही रहकर नमाज अदा कर रहा है। बिल्कुल रामगोपाल जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें आपको कि कोरोना महामारी के बीच ईद के त्योहार को देखते हुए बुधवार को डोईवाला तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा मुस्लिम समाज के मौलाना और मस्जिद जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान डोईवाला उप जिलाधिकारी लक्ष्मी राज चौहान ने ईद को लेकर सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने ईदगाह और मस्जिदों में मात्र 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की अपील की और लोगों को घरों में ही रहकर इस बार ईद की नमाज और त्योहार मनाए जाने को लेकर अपील की गई है। मीटिंग का आयोजन किया गया क्योंकि परसों को ईद का त्यौहार है और क्षेत्र के सभी जितने मुस्लिम इमाम हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया गया था और सरकार द्वारा जारी जो गाइडलाइन है कि 5 लोग केवल मस्जिद में ईद की नमाज अदा करेंगे, उसको समझाने के लिए और उस गाइडलाइन को हमें बताने के लिए बुलवाया गया था। सब लोगों को बता दिया गया है और सब लोग जो है उसका पालन करेंगे और मैं भी अपने क्षेत्र के सभी जनता से यही अपील करूंगा कि घर में रहें और अपने घरों में नमाज अदा। ईद का जो पवित्र त्यौहार है इसके संबंध में जो सरकार के डायरेक्शंस आए हैं इसी के संबंध में आज यहाँ पे जो हमारे मस्जिदों के मौलवी लोग और मुस्लिम समाज के जो लोग थे उनको बुलाया गया था और उनसे यही अनुरोध किया गया था जो अभी कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है उसके मद्देनज़र कि सभी लोग अपने घरों में रह के नमाज अदा करें और जो हमारी मस्जिदें हैं वहाँ पे अधिकतम 5 लोग आएँ और नमाज अदा करें। इसके अलावा सभी लोग अपने घरों में रह के जब नमाज अदा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम अपने को भी अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे और कोविड की जो लड़ाई चल रही है उस पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो अभी हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बासमती देवी पत्नी गिरिजा शंकर को ग्राम बड़हरा बाबू विकास खंड रामकोला कुशीनगर का प्रधान चुनने के लिए सभी ग्रामीणों को हार्दिक धन्यवाद। मास्क पहनें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मीना देवी को ग्राम खबरा भार विकासखंड कप्तानगंज कुशीनगर का प्रधान चुनने के लिए सभी ग्रामवासियों का हार्दिक धन्यवाद। घर पर रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिलायंस
फाउंडेशन मदद के लिए आगे आया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अनंत अंबानी का आभार भी व्यक्त किया। तो बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से रिलायंस फाउंडेशन इस आपदा के समय में आगे आया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है और जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने अनंत अंबानी का आभार भी व्यक्त किया। तो डोईवाला ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सड़क और फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी एटलस भी जनसेवा के लिए आगे आ गया है। आपको बता दें कि NHAI के दिशा निर्देश के बाद डोईवाला के हाईवे सड़क और फ्लाई निर्माण दायी संस्था एटलस कंपनी के MD आनंद प्रताप सिंह और कंपनी के HR हेड ऑफिसर लोकेश देशवाल ने जोली ग्रांट में स्थित हिमालयन अस्पताल में मात्र 24 घंटे के अंदर दिन रात मेहनत करके ऑक्सीजन प्लांट के लिए ढांचा स्थापित किया है। इस तैयार शेड की DRDO ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के बाद ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हिमालयन अस्पताल को दी जाएगी, जहां कोविड के भर्ती मरीजों का इलाज किया जाएगा। हिमालयन अस्पताल में अलग से कोविड अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें राज्य के मरीजों का इलाज चल रहा है। तो डोईवाला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सड़क और फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी भी मदद के लिए आगे आ रही है। आपको बता दें कि NHAI के दिशा निर्देश के बाद डोईवाला में हाईवे सड़क और फ्लाई निर्माण दायी संस्था एटलस कंपनी के MD आनंद प्रताप सिंह और कंपनी के HR हेड ऑफिसर लोकेश देशवाल ने जोली ग्रांट में स्थित हिमालयन अस्पताल में मात्र 24 घंटे के अंदर मेहनत करके एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए ढांचा तैयार कर लिया। बताते चलें कि इस तैयार शेड में DRDO ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के बाद ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और ये ऑक्सीजन हिमालयन अस्पताल को दी जाएगी, जहां कोविड के भर्ती मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और साथ ही हिमालयन अस्पताल में अलग से कोविड अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें राज्य के मरीजों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। तो लक्सर क्षेत्र में कुछ निजी चिकित्सक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियम कायदों को ताक पर रखकर महामारी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। निजी चिकित्सक अपने बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने के बजाय उसे खुले में डाल रहे हैं। बायोमेडिकल कचरे से बदबू फैलने के साथ ही संक्रमण रोगों के फैलने का भी खतरा बढ़ने लगा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से चिकित्सक द्वारा मेडिकल बायोवेस्ट फेंका हुआ है। इस मामले की शिकायत किए जाने पर SDM ने CSC अधीक्षक और नगर पालिका के EO को कार्रवाई के आदेश दिए। फिलहाल SDM के आदेश पर क्लिनिक संचालन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया। तो पूरा मामला हम आपको उत्तराखंड के लक्सर का दिखा रहे हैं, जहां लक्सर क्षेत्र में कुछ निजी चिकित्सक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों को ताक पर रखकर महामारी को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। निजी चिकित्सक अपने बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने की बजाय उसे खुले में फेंक देते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। तो खबर रामपुर से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है, जिसमें जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। आपको बता दें कि इस छिड़काव का मेन मकसद है कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके, जिससे लोग कोरोना महामारी से सैनिटाइजेशन होने के बाद बच सके। अब मालधन चौड़ में जो कोरोना महामारी के पांव पसार रहे हैं, उसके मद्देनजर जिला पंचायत द्वारा जो है जिला पंचायत सदस्य कुमारी मीरा द्वारा क्षेत्र में जो है सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। और मालधन चौड़ समस्त पूरा मालधन चौड़, उसके बाद थारीवेरी, कंदला और कठियापुर और आपका नंबरदारपुरी और ये पूरे एरिया में जो है सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए। तक हमारे यहाँ हमारे मालधन चौड़ और मोहन नगर और चंदनगर और पुरानी बस्ती हुआ है। और अभी जो है नंबर 3 गांधीनगर और देवीपुरा, गौतम नगर, गोपाल नगर, आनंद नगर होना शेष रह गया। इसके बाद जो है आपका थारीवेरिया और नंबरदारपुरी और आपका भवानीपुर बड़ी और कठियापुर और ये एरिया दिया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते तो रामनगर में मालधन के किसान
सेवा सहकारी समिति में कोरोना के नियमावली का जमकर उल्लंघन देखा गया, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए। ग्रामीणों ने यूरिया खाद को भी मिलीभगत से बेचने और सौतेला व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर प्रबंधन निदेशक गिरधारी सिंह ने कहा है कि हमने शहर बाहर क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगवाई है और कोरोना की वजह से हम ज्यादा लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और बाहर लोग लाइन में लगे हैं, उनको खाद भी दिया जा रहा है। खबर रामनगर से, जहां मालधन की किसान सेवा सहकारी समिति में कोरोना की नियमावली का जमकर उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए। ग्रामीणों ने यूरिया खाद को भी मिलीभगत से बेचने और सौतेले व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया, जिसको लेकर प्रबंधन निदेशक गिरधारी सिंह ने कहा है कि हमने बाहर क्रमबद्ध तरीके से लगवानी है और कोरोना की वजह से हम ज्यादा लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और बाहर लाइन में लगे लोगों को खाद दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। पूरा मामला हम आपको उत्तराखंड के रामनगर से बता रहे हैं। मालधन की किसान सेवा सहकारी समिति में कोरोना की नियमावली का जमकर उल्लंघन किया गया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन करते हुए नजर नहीं आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर संवाददाता साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? और फिलहाल, क्योंकि इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? साहिल जी मैम, सुबह देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसान समिति में जिस तरीके से कोरोना की नियमावली का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि जो वहाँ पे प्रबंधन निदेशक हैं उसके गिरधारी सिंह जी, उनका कहना है कि हम लोग जो है लाइन में लगा करके किसानों को खाद दे रहे हैं, जबकि विजुअल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पे लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किसान बहुत ज्यादा परेशान है इस समय पे, क्योंकि इस समय में फसल का टाइम है। किसान अमूमन वहाँ पे पहुंच रहे हैं खाद लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है सबको खाद नहीं दी जा रही है। जिन लोगों के अंदर साठ-गांठ हुई है वहाँ पे सोसाइटी के अंदर, उन्हीं को खाद दी जा रही है, बाकी अभी अन्य लोगों को खाद नहीं दी जा रही। किसान बार बार चक्कर वहाँ पे मार रहे हैं, जिससे वहाँ पे कोरोना के फैलने के ज्यादातर संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है लगातार, और अभी तक कोई भी कार्रवाई वहाँ पे होती नजर नहीं आई है। जी मैम। बिल्कुल साहिल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो पब्लिक खड़ी है, इनसे पूछे तो ले जा रहे हैं लाइन पर। हमने क्रमबद्ध तरीके से लगा रखे जो बैठे हैं लाइन से, अंदर इसलिए नहीं आने देना कोरोना की वजह से। हम लाइन पर लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन से आ रहे हैं, जो ले जा रहे हो तो लाइन से लगे हैं बेचारे भी। नहीं मिल रही है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ले जा रहे हैं, जो ले जा रहे हैं इनसे पूछिए आप, ऐसा कुछ नहीं। आ रहे हैं लोग, ले जा रहे हैं, लेकिन बशर्ते भीड़ होने से हम क्रमबद्ध तरीके से दे रहे हैं। लेकिन सर हमने तो बाहर से लोगों से कहने के बावजूद ही नहीं मान रहे लोग, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अंदर हम तो बाहर से उनसे हमने डिस्टेंसिंग बनाने को बोल रहे हैं और सैनिटाइजर रखा है उसको इस्तेमाल करो कह रहे हैं, लोग नहीं मान रहे। तो नंबर 5 की सोसाइटी में आए हैं जी, और सुबह से हम खड़े हैं लाइन लगा के। ये मिली भगत से ये आपस में जो है बट के खा रहे हैं और हमारा सुतेला व्यवहार करते हैं हमारे गाँव वालों के साथ। हम जब भी आते हैं हमें खाली भेज देते हैं। आज मौके पे आए, आज खाद थी, हम सुबह के खड़े हैं लाइन लगा के और हमें अभी तक खाद नहीं मिली। कहते हैं कोरोना है, कोरोना की वजह से पीछे बाहर निकाल देते हैं। बार बार 3 बार मेरे को बाहर निकाला गया। और ये मिली तो रुड़की में बिना किसी वजह के सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने बेवजह घूम रहे करीब 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि रुड़की में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन ने यहां पर सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार दुकान खोलकर सामान बेच रहे हैं और कुछ लोग बिना किसी वजह से ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई की। कोतवाली सिविल लाइन प्रभारी राजेश शाह ने कहा कि अगर ये लोग फिर से कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड कर्फ्यू लागू है, जैसा कि आप जानते हैं, उसका उल्लंघन करने के संबंध में लोगों को पहले बताया गया था कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस द्वारा ऐसे करीब 25 लोगों को यहाँ लेकर के आए हैं जो बिना बात के किसी कारण घूम रहे थे।
उनको वार्निंग दे करके और उनके चालान करके उनको छोड़ा जा रहा है और वार्निंग दी जा रही है कि भविष्य में अगर इस प्रकार दोबारा घूमते हुए मिलेंगे बिना कारण के तो उन्हें प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगली खबर भी रुड़की से ही, जहां कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी में एक जीव के डर से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जिसको लेकर गांव में एक दहशत सा पैदा हो गया है। जहां करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद करके गांव वालों ने राहत की सांस ली है। 1 महीने से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही हमें पता चल रही थी। ग्रामीणों द्वारा भी हमें लगातार बताया जा रहा था कि यहाँ खेतों में या आसपास के जो गांव के क्षेत्र हैं उसके आसपास आबादी क्षेत्र में भी गुलदार देखा जा रहा है। तो हमने एक जो प्रोसीजर हमारा होता है उसके तहत यहाँ पर एक पिंजरा लगाया था और कुछ दिन पहले उस पिंजरे में ये गुलदार फंस भी गया था, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें से निकल के भाग गया था। आज फिर दोबारा वही गुलदार पिंजरे में फंस गया है और इसे हमने जो इसे सुरक्षित आज इसे रेस्क्यू करते हुए हमारा एक रेस्क्यू सेंटर है चिड़ियापुर में, उसे वहाँ पर भेज दिया है। तो जल्दी उस पर जो भी विशेषज्ञ की टीम है उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो पूरी करते हुए उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। पुलिस और प्रशासन मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ लगातार बैठक कर लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील कर रहा है और कोरोना की इस लड़ाई में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी प्रशासन का साथ दिया और ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों के नमाज पढ़ने पर सहमति बन गई। बाकी लोगों को घर में ही नमाज अदा करने की अपील की गई है। एसपी देहात परवेंद्र सिंह जोभाल का कहना है कि ईद की नमाज कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही अदा की जाएगी। इसको लेकर सभी मस्जिदों के इमामों और मौलवियों से बातचीत कर सहमति तैयार की जा चुकी है। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी की गई एसओपी का भी पालन किया जाएगा। एएसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि ईद की नमाज को लेकर सभी लोगों से अपील की गई है कि वो घर में ही रहकर नमाज अदा करें ताकि इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इसको लेकर जिला अधिकारी ने भी कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आगामी जो ईद है 14 की, उसमें एक तो शासन और डीएम साहब के क्लियर डायरेक्शन है कि सभी लोगों के द्वारा जो नमाज अदा की जाएगी वो घर में रहकर अदा की जाएगी और बाकी मस्जिद और अन्य ईदगाह पे जो वहाँ सामान्य रूप से 2-4 जो वहाँ पे पहले से जुड़े हुए लोग रहते हैं वही लोग वहाँ पे अदा कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए क्लियर डायरेक्शन है। कल बैठक भी की गई है और लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है कि जिस तरह से कोविड का स्प्रेड हो रहा है उसको देखते हुए लोग घर में सेफ एंड सोशल डिस्टेंस के साथ में नमाज अदा करें जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। ईद की व्यवस्थाओं को लेके सभी थाना स्तर पर हम लोगों के द्वारा तो खबर लालकुआं से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के बीच ईद के मौके पर कोतवाली में पीस कमेटी की भी बैठक बुलाई गई, जिसमें मौलाना ने कहा कि मस्जिद में नमाज के वक्त सिर्फ 5 लोग ही मानी होंगे। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने अस्थायी कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था और मरीजों के उपचार हेतु अच्छी व्यवस्था प्रदान करने की भी बात कही। इस तरीके से लगातार कोरोना काल में कोरोना की महामारी और बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से हर तरीके के पर्व तीज त्यौहार भी इसी समय में निकलते जा रहे हैं। इसी में अगर हम बात करें तो आज लालकुआं में कोतवाली के अंदर तीज कमेटी की बैठक हुई, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित थी, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरीके के दिशा निर्देश इन्होंने जारी किए हैं तीज कमेटी को विरुद्ध। क्योंकि आज लालकुआं कोतवाली में जो तीज कमेटी की बैठक हुई जो फैसला हुई है, आप सभी जानते हैं कि कोरोना इस समय अपने पीछे से चल रहा है, डेथ रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, तो इससे डेढ़ लगभग की स्थिति में चल रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारी मुख्य अपील रही है कि जो हमारी ईद की नमाज है वो लोग घरों में अदा करें और मस्जिदों में 5 लोगों पर सहमति बनी है सभी के साथ हमारी तीज कमेटी की। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।